मुझे पता है कि आपने ऐसी बहुत सारी हॉलीवुड और खास तौर पर बॉलीवुड मूवीज देखी होंगी जिनमें सलमान खान दूसरे देशों में जाकर तबाही कर डालते हैं, वहाँ की आर्मी और वहाँ के जो सीक्रेट एजेंट्स होते हैं उनको बहुत बुरी तरह से मारते हैं, और इन मूवीज की एंडिंग हमेशा अच्छी ही होती है। बट ट्रस्ट मी, इन मूवीज में दिखाई जाने वाली 70% इंफॉर्मेशन गलत होती है, और उस इंफॉर्मेशन को सिर्फ और सिर्फ मूवीज की स्टोरी लाइन को इम्प्रेसिव बनाने के लिए प्लान किया जाता है। लेकिन आज अपनी इस वीडियो में हम जानेंगे रियल इंडियन इंटेलिजेंस एजेंट और इंडिया के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजीत डोभाल के बारे में और उनके द्वारा किए गए सीक्रेट मिशंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। 20 जनवरी 1945 में अजीत डोभाल का जन्म उत्तराखंड के एक छोटे से गांव गिरी में हुआ। अब क्योंकि इनके फादर भी इंडियन आर्मी में थे, इसलिए डिसिप्लिन और हार्ड वर्क हमेशा से इनकी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा रहे। कुछ ही सालों बाद इनको स्कूलिंग के लिए राजस्थान के अजमेर मिलिट्री स्कूल में भेज दिया गया। 1967 में इन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट की और फिर आगे जाकर ये IPS बने और इनकी फर्स्ट पोस्टिंग की गई केरला में। 1972 के दौरान केरला में हिंदू और मुस्लिम्स के बीच दंगे शुरू हो गए जो कि 4 दिनों तक चले। इन दंगों में 36 मस्जिदों और 3 मंदिरों पर हमला किया गया। बहुत सारे हिंदू और मुस्लिम लोग मारे गए, लोगों के घरों को जला दिया गया और यहाँ तक कि लोगों को भी जिंदा जला दिया गया। और ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए अजीत डोभाल को वहां पर भेजा गया। अजीत डोभाल ने बिना पुलिस फोर्स का यूज किए एक ही हफ्ते के अंदर अंदर इन दंगों को खत्म कर दिया। इस इंसिडेंट के बाद अजीत डोभाल काफी ज्यादा फेमस हो गए, क्योंकि जितनी वायलेंस उन दंगों की वजह से वहां पर हो रही थी, उस वायलेंस को इतनी जल्दी कंट्रोल करना ये कोई आम बात नहीं थी। इसके बाद अजीत डोभाल को दिल्ली बुला लिया गया और यहाँ वो IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो में जॉब करने लगे, और फिर यहीं से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई इंडिया के सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंट बनने की। तो चलिए अब जानते हैं उन सीक्रेट मिशंस के बारे में जिनमें अजीत डोभाल ने अपनी जान को खतरे में डालकर उन मिशंस को सक्सेसफुली कंप्लीट किया। 1980s के दौरान इंडिया की पंजाब स्टेट में काफी ज्यादा वायलेंस और टेंशन्स बढ़ने लगी। कई सारे सिख मिलिटेंट ग्रुप्स जैसे कि बब्बर खालसा और खालिस्तान कमांडो फोर्स के द्वारा पंजाब में असासिनेशंस और किलिंग्स की जाने लगी। रीजन था खालिस्तान मूवमेंट, जिसमें खालिस्तानी लीडर एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड कर रहे थे कि हमें इंडिया के साथ नहीं रहना है, हमें इंडिया से अलग किया जाए। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उस टाइम सभी सिख लोग खालिस्तानी मूवमेंट का हिस्सा नहीं थे, इसलिए हमें ये नहीं कहना चाहिए कि अगर कोई बंदा सिख है तो वो खालिस्तानी या फिर वो मिलिटेंट ही होगा। पंजाब के अमृतसर शहर में हरमंदिर साहिब नाम का एक बहुत ही फेमस गुरुद्वारा है, जिसको गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है। 1984 के दौरान सभी सिख मिलिटेंट्स के लिए गोल्डन टेम्पल एक मिलिटेंट बेस बन चुका था और यहीं से वो अपनी सभी एक्टिविटीज को मैनेज कर रहे थे। जब पंजाब में वायलेंस हद से ज्यादा बढ़ने लगी तो उन मिलिटेंट्स को खत्म करने के लिए प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने गोल्डन टेम्पल में ऑपरेशन ब्लू स्टार कंडक्ट करने के लिए ऑर्डर दिए। इंडियन आर्मी में कई सारे ऐसे ऑफिसर थे जो कि इस ऑपरेशन को करने से मना कर रहे थे, क्योंकि इस ऑपरेशन के दौरान अपने ही देश के लोग मरने वाले थे। और सबसे सेंसिटिव बात ये थी कि ये ऑपरेशन सिखों के धार्मिक स्थान गोल्डन टेम्पल पर होने वाला था। बाय द वे, पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया, जिसमें 554 सिख मिलिटेंट्स और सिविलियंस मारे गए, 83 ऑफिसर्स और सोल्जर्स मारे गए और गोल्डन टेम्पल को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। पूरी दुनिया में जो सिख कम्युनिटी के लोग थे वो इस ऑपरेशन को क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी सिख मिलिटेंसी गोल्डन टेम्पल से पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी और कुछ ही सालों बाद पंजाब में दोबारा से वही सब कुछ होने लगा, आई मीन वायलेंस और किलिंग्स। और इस बार फिर से गोल्डन टेम्पल को ही एज अ मिलिटेंट बेस यूज किया जा रहा था। अब इंडियन आर्मी के लिए प्रॉब्लम ये थी कि ना तो वो डायरेक्टली गोल्डन टेम्पल पर हमला कर सकते थे और ना ही वो इस मिलिटेंसी को ऐसे कंटिन्यू रहने दे सकते थे। इसलिए फिर 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर किया गया, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड अजीत डोभाल एक रिक्शा वाला बनकर गोल्डन टेम्पल में गए ताकि वो वहां पर मिलिटेंट्स के साथ रहकर उनकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकें। अंदर कम वातावरण बहुत गर्म था, बहुत वहाँ पर डेंजर था और कई किलिंग्स वहाँ पर अंदर भी हो रही थी। और अगर उनको किसी पर शक हो कि कोई आदमी जासूस है या जासूसी का आदमी है, तो फिर तो उसके प्रति हल्का सा शक होने पर भी उन्होंने बहुत सारे इनोसेंट लोगों को इसके ऊपर में वो मौत के घाट उतार दिया कि वो शायद विदेशी जासूस हैं या भारत के जासूस हैं।
जब अजीत डोवाल गोल्डन टेम्पल में गए तो वहां पर उनको सिख मिलिटेंट्स ने पकड़ लिया, लेकिन अजीत डोवाल ने अपनी बातों से उन मिलिटेंट्स को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि वो कोई इंडियन जासूस नहीं है, बल्कि वो एक पाकिस्तानी एजेंट है जो कि उनकी हेल्प करने के लिए वहां पर आए हैं। इसके बाद अजीत डोवाल उन मिलिटेंट्स के साथ रहने लगे, उनसे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके इंडियन गवर्नमेंट को पहुंचाने लगे और उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर ही ऑपरेशन ब्लैक थंडर की तैयारी की गई और फाइनली इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया। इस ऑपरेशन में 41 मिलिटेंट्स मारे गए और लगभग 200 मिलिटेंट्स ने सरेंडर कर दिया। ऑपरेशन ब्लैक थंडर में अजीत डोवाल के कंट्रीब्यूशन को देखते हुए इनको कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया और इसी के साथ ये पहले ऐसे पुलिस ऑफिसर बने जिनको आर्मी ऑफिसर्स के अलावा इस मेडल से सम्मानित किया गया था। तो चलिए अब जानते हैं उस मिशन के बारे में जिसकी वजह से अजीत डोवाल को सीक्रेट एजेंट बनके पाकिस्तान में जाना पड़ा था। लेकिन उस टाइम हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई के डिसीजंस की वजह से हमारा ये मिशन बहुत बुरी तरह से फेल हो गया और हमारा काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 के एंड में जब अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए तो सभी देश उन बॉम्ब्स की पावर को देखकर हैरान रह गए और इसी के साथ कई सारे देशों के बीच अमेरिका के अगेंस्ट इनसिक्योरिटी भी पैदा हो गई। इसलिए अमेरिका के बाद फिर सोवियत यूनियन ने भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना लिए, उनके बाद फिर यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चाइना भी न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट्स की लिस्ट में शामिल हो गए। चाइना के बाद फिर इंडिया ने 1974 में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट किया जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। लेकिन इस टेस्ट के बाद भी इंडिया न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट्स की लिस्ट में शामिल नहीं हुआ क्योंकि इंडिया ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट को एक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का नाम दिया था। हालांकि इंडिया को पूरी दुनिया में क्रिटिसाइज किया जा रहा था पर इंडिया के लिए चाइना के साथ पावर को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी था और अब पाकिस्तान भी इंडिया के इरादे समझ चुका था। इसलिए पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए चाइना और फ्रांस से हेल्प मांगी। लेकिन जब फ्रांस को पता चला कि पाकिस्तान इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने के लिए कर रहा है तो फ्रांस पाकिस्तान के इस न्यूक्लियर प्रोग्राम से बाहर निकल गया। लेकिन चाइना ने पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ा। इसके बाद पाकिस्तानी साइंटिस्ट डॉक्टर A.Q. खान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के रिगार्डिंग नॉर्थ कोरिया में गए। अब इंडिया भी ये सब कुछ देख रहा था और इंडिया को भी ये डाउट था कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम कर रहा है। इसलिए उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ मिलकर पाकिस्तान के इस न्यूक्लियर प्रोग्राम के अगेंस्ट काम करना शुरू कर दिया और इंडिया से अजीत डोवाल को पाकिस्तान भेजा गया कि आप वहां पर जाकर इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालें। पाकिस्तान में अजीत डोवाल भिखारी का भेष बनाकर वहां के कहूता शहर में पहुंच गए जहां पर खान रिसर्च सेंटर नाम का एक इंस्टीट्यूट था और अजीत डोवाल को ये डाउट था कि पाकिस्तान यहीं पर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम कर रहा है। तो अजीत डोवाल इस इंस्टीट्यूट के बाहर जाकर बैठ गए और देखने लगे कि कौन अंदर आ रहा है और कौन बाहर जा रहा है। लेकिन इनके हाथ में ऐसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं लग रहे थे जिनसे ये प्रूफ किया जा सके कि पाकिस्तान यहीं पर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम कर रहा है। इसलिए अजीत डोवाल ने एक और रास्ता निकाला। ये उस बार्बर की शॉप के बाहर जाकर बैठ गए जहां पर खान रिसर्च सेंटर में काम करने वाले वर्कर्स या साइंटिस्ट्स अपने बाल कटवाते थे। अजीत डोवाल ने उनके बालों के सैंपल को कलेक्ट कर लिया और टेस्टिंग के लिए इंडिया भेज दिया और जब उन बालों को टेस्ट किया गया तो उनमें काफी ज्यादा हाई रेडिएशन लेवल पाए गए। इस बात से ये भी कंफर्म हो चुका था कि पाकिस्तान वाले खान रिसर्च सेंटर में ही अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं। लेकिन इसी दौरान इंडियन पॉलिटिक्स में काफी कुछ बदल चुका था। अब इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी देसाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने के लिए अजीत डोवाल ने इजराइल से बात की और कहा कि अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में कामयाब हो गया तो इससे इजराइल की सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। इसलिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, आप पाकिस्तान जाओ, अटैक करो और सब कुछ खत्म कर डालो। और ऐसा करने के लिए इजराइल मान भी गया था। लेकिन जब अजीत डोवाल ने ये सब कुछ करने के लिए मोरारजी देसाई से बात की तो उन्होंने इसके लिए साफ मना कर दिया कि पाकिस्तान जो कर रहा है उसको करने दो, वो जो कुछ भी कर रहा है अपने देश में कर रहा है, इससे हमको क्या प्रॉब्लम। सिर्फ इस बार ही नहीं बल्कि जितनी बार भी अजीत डोवाल ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने के लिए मोरारजी देसाई से बात की तो उन्होंने इसके लिए साफ मना ही किया। इसी टाइम के दौरान पाकिस्तान में मिलिट्री कूप हुआ। जनरल मोहम्मद जियाउल हक ने जुल्फिकर अली भुट्टो को पावर से हटा दिया और खुद पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए। कुछ टाइम बाद मोरारजी देसाई ने जियाउल हक से फोन पर बातें करते करते ये बोल दिया कि तुम जो भी खान रिसर्च सेंटर में कर रहे हो उसको बंद करो, हमें तुम्हारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में सब पता है और हमारा स्पाई नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। ये बात सुनकर जियाउल हक बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गया और अब पाकिस्तानी अथॉरिटीज को भी ये बात पता चल चुकी थी कि इंडियन एजेंट्स हमारे यहाँ पर फैले हुए हैं। इसके बाद फिर हमारे कई सारे रो और IB के एजेंट्स जो कि पाकिस्तान में एक्टिव थे
उनको एक एक करके मार दिया गया, लेकिन अजीत डोवाल किसी तरह वहां से बचकर वापस इंडिया आ गए। हालांकि इंडिया का ये मिशन काफी बुरी तरह से फेल हो चुका था, लेकिन इस मिशन की वजह से पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम लगभग 15 साल डिले हो गया। 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइन फ्लाइट IC-814 को मिलिटेंट्स ने हाईजैक कर लिया। ये फ्लाइट नेपाल से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड होने वाली थी। इस फ्लाइट में टोटल 176 पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे थे। शाम लगभग 4 से 5 बजे के बीच में मिलिटेंट्स ने उस प्लेन के पायलट को लाहौर की तरफ जाने के लिए बोला, लेकिन फ्यूल कम होने की वजह से रीफ्यूलिंग के लिए उस प्लेन को अमृतसर में लैंड होना था। और अभी तक इंडियन अथॉरिटीज को भी ये बात पता चल चुकी थी कि हमारा प्लेन हाईजैक हो चुका है और वो पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। इसके बाद रीफ्यूलिंग के लिए वो प्लेन अमृतसर में लैंड हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम तक हमारी जो मिलिट्री फोर्स या जो NSG कमांडोज की टीम थी वो अमृतसर नहीं पहुंची थी, और जो पंजाब आर्म्ड फोर्स उस प्लेन पर अटैक करने के लिए तैयार थी उसको दिल्ली से अप्रूवल नहीं दिया गया, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव मिशन था। अमृतसर एयरपोर्ट पर ज्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए मिलिटेंट्स उस प्लेन को विदाउट रीफ्यूलिंग पाकिस्तान ले गए और वहां वो रीफ्यूलिंग के लिए लाहौर में लैंड हुए और फिर वहां से टेक ऑफ करके वो दुबई में चले गए। इंडियन गवर्नमेंट ने दुबई से परमिशन मांगी कि आप हमें यहाँ पर कमांडो ऑपरेशन करने दें, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। इसके बाद फिर उस प्लेन को दुबई से अफगानिस्तान के कांधार में ले जाया गया। अब इंडियन गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम ये थी कि वो अफगानिस्तान में कमांडो ऑपरेशन नहीं कर सकते थे, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबानी उन मिलिटेंट्स को सपोर्ट कर रहे थे और वो इंडियन गवर्नमेंट को बोल रहे थे कि वो अफगानिस्तान में कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होने देंगे। अब ऐसी सिचुएशन में इंडिया के पास सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था नेगोशिएशन। इंडिया से नेगोशिएशन टीम को कांधार भेजा गया, जिसमें अजीत डोवाल भी शामिल थे। वहां पर इंडियन नेगोशिएटर्स और उन मिलिटेंट्स के बीच 105 घंटे डिस्कशन हुई, जो कि 6 दिनों तक चली। पहले उन मिलिटेंट्स की ये डिमांड थी कि हमारे जो 36 आतंकवादी इंडिया की जेल्स में बंद हैं उनको छोड़ा जाए और साथ ही में हमें $200 मिलियन भी दिए जाएं। लेकिन अजीत डोवाल इस डिमांड के लिए राजी नहीं थे। उन्होंने अलग अलग देशों के साथ कांटेक्ट करना शुरू कर दिया और फाइनली जब उन मिलिटेंट्स और उनको इंस्ट्रक्शंस देने वाले पाकिस्तान पर इंटरनेशनल प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ने लगा, तो उन मिलिटेंट्स की जो डिमांड्स थी वो काफी ज्यादा कम हो गई। जहां वो 36 आतंकवादी और $200 मिलियन की मांग कर रहे थे, वहीं पर अब उनको सिर्फ और सिर्फ 3 आतंकवादी ही वापस किए गए, जिनका नाम था मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगार और अहमद ओमार शहीद शेख। इस पूरे मिशन को कामयाब बनाने के लिए अजीत डोवाल और उनकी टीम का बहुत बड़ा रोल रहा और उनकी वजह से ही फ्लाइट IC-814 में बैठे सभी पैसेंजर्स सेफली अपने घरों में वापस आ पाए। और इस पूरे इंसिडेंट में सिर्फ एक ही इंडियन पैसेंजर मारा गया था, जिसका नाम था रुपिन कटियाल। 1960s में इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट मिजोरम में एक मिजो नेशनल फ्रंट नाम की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्टार्टिंग हुई, जिसके लीडर थे लाल डेंगा। मिजो नेशनल फ्रंट की फॉर्मेशन इसलिए हुई थी क्योंकि मिजोरम के लोगों को ऐसा लग रहा था कि इंडियन गवर्नमेंट हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दे रही है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है और साथ ही में हमारी ज़रूरतों और हमारे कल्चर को भी कम्प्लीटली इग्नोर किया जा रहा है। पहले मिजो नेशनल फ्रंट इंडियन गवर्नमेंट से ऑटोनॉमी की डिमांड करी थी कि हमें मिजोरम में ज़्यादा पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दी जाए, लेकिन जब उनकी डिमांड को पूरा नहीं किया गया तो मिजोरम के साथ साथ इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में काफ़ी ज़्यादा इंसर्जेंसीज बढ़ने लगी। वहाँ हर स्टेट ये डिमांड करने लगी कि हमें एक अलग देश बना दिया जाए। अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी देश के किसी हिस्से में कोई कम्युनिटी या उस कम्युनिटी के लोग बहुत बड़े लेवल पर प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू कर देते हैं, तो उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए उस प्रॉब्लम के जो मेन पिलर होते हैं उनको ख़त्म करना पड़ता है। और जो इंसर्जेंसीज इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में हो रही थी, उनमें मिजो नेशनल फ्रंट के लीडर लाल डेंगा एक स्ट्रॉन्ग पिलर थे, जिनके अगेंस्ट एक्शन लेना अब काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो चुका था। इस काम को करने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा अजीत डोवाल को चुना गया। इस मिशन के लिए अजीत डोवाल 5 साल मिजोरम में रहे और धीरे धीरे उन्होंने मिजो नेशनल फ्रंट के नेटवर्क में पेनिट्रेट करना शुरू कर दिया। मिजो नेशनल फ्रंट का हिस्सा बन जाने के बाद उन्होंने ये रियलाइज किया कि लाल डेंगा को 7 कमांडर्स की सपोर्ट थी और जो अपराइजिंग मिजोरम में हो रही थी कि मिजोरम को इंडिया से अलग किया जाए, उनमें लाल डेंगा इन 7 कमांडर्स की वजह से ही इतना ज्यादा पावरफुल बना हुआ था। इसलिए अजीत डोवाल ने इन 7 कमांडर्स के साथ एक एक करके दोस्ती करनी शुरू कर दी, उनको अपनी बातों से इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया और उनकी आइडियोलॉजी को चेंज करना शुरू कर दिया।
और काफ़ी अच्छे रिलेशंस बन जाने के बाद अजीत डोवाल ने उनसे कहा कि इंडियन गवर्नमेंट में मेरे कुछ कनेक्शंस हैं, अगर तुम ये इंसर्जेंसीज रोक देते हो तो इंडियन गवर्नमेंट से जो भी तुम्हारी डिमांड्स हैं उनको पूरा करने में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं। अजीत डोवाल ने अपनी बातों से लाल डेंगा के 7 में से 6 कमांडर्स को पूरी तरह कन्विंस कर लिया और जब ये 7 में से 6 कमांडर्स अजीत डोवाल के प्रपोजल को लाल डेंगा की स्ट्रेटेजी से ज्यादा सही समझ रहे थे तो जो लाल डेंगा था उसको भी अजीत डोवाल की बात को मानना पड़ा और 1986 में मिजो नेशनल फ्रंट और इंडियन गवर्नमेंट के बीच मिजो अकॉर्ड साइन किया गया। इसके बाद फिर मिजोरम में इलेक्शंस करवाई गई जिनमें लाल डेंगा मिजोरम के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बने और जो इंसर्जेंसीज काफी लंबे टाइम से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में चल रही थी अब काफी हद तक वो कम हो चुकी थी। इस मिशन के बाद अजीत डोवाल को राष्ट्रपति पुलिस मेडल के साथ सम्मानित किया गया। तो ये थे अजीत डोवाल के द्वारा किए गए कुछ मिशंस या ऑपरेशंस जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। अगर आप इनके बारे में और जानना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक्स पर क्लिक करके इनके बारे में फर्दर रीडिंग कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये बात भी समझ आ चुकी होगी कि जो स्टोरीज आप मूवीज़ में देखते हो जैसे कि कोई आर्मी का मिशन, तो ऐसी मूवीज़ में जो सच्चाई होती है उसको काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूट कर दिया जाता है, काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया जाता है। इससे अच्छा ये है कि आप पॉडकास्ट देखें, रियल इंटरव्यूज़ देखें ताकि आप मिस इन्फॉर्मेशन से बच सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।